स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोलस के बारे में। क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियोलस जो है ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये एक न्यूक्लियस आपको दिखाया गया है और इस न्यूक्लियस में यहाँ पे सेंटर में जो है ये क्या चीज दिखाई गई है? ये दिखाया गया है इसका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है ये वो चीज होती है जो कि डार्क स्टेन होती है, यानी कि अगर आप इसको कलर देंगे तो इसका कलर ज्यादा डार्क आएगा और ये जिस एरिया का कलर न्यूक्लियस में ज्यादा डार्क आता है वो इसका न्यूक्लियोलस होता है। इसके अलावा अगर आप इसके पार्ट्स देखें तो इसके अंदर एक इन्वेलप मौजूद होता है न्यूक्लियस के बाहर, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर इन्वेलप, और इस इन्वेलप के अंदर पोर्स मौजूद होते हैं जिन्हें कहा जाता है न्यूक्लियर पोर। और इसके अंदर जो है ये क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद होता है। क्रोमेटिन मटेरियल क्या करता है? क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है और जब ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होता है, ये कंडेंस किस टाइम पे होता है? जब सेल ने डिवाइड करना होता है, सेल ने 1 से 2 होना होता है, तो ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होकर ये इस तरह की स्ट्रक्चर बना देता है जिसे कहा जाता है क्रोमोसोम। अब अगर हम बात कर लें न्यूक्लियोलस की सबसे पहले कि न्यूक्लियोलस क्या करता है, तो न्यूक्लियोलस जो है वो स्टोर करता है राइबोसोमल आरएनए को। इसका काम क्या होता है कि ये राइबोसोमल आरएनए को स्टोर करता है और जब ये राइबोसोमल आरएनए को स्टोर करता है तो इसके अंदर क्या मतलब मौजूद है? ये आरएनए के अंदर राइबोसोम मौजूद हैं, तो इसके अंदर ये राइबोसोम्स को क्या करेगा? ये राइबोसोम्स को असेंबल करेगा, यानी कि अपने अंदर यहाँ पे ये एरिया जो है यहाँ पे राइबोसोम्स जमा हो जाएंगे और जब यहाँ पे राइबोसोम जमा हो जाएंगे तो वो इस न्यूक्लियर पोर के जरिए बाहर एक्सपोर्ट हो जाएंगे। अब अगर हम इसी न्यूक्लियोलस का पार्ट्स को देखें कि ये किस तरह से नजर आता है और अंदर, तो हम इसके लिए अपने सामने एक डायग्राम ले आते हैं। इस डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये इसके अंदर 2 न्यूक्लियोलस मौजूद हैं। इस वाले इस न्यूक्लियोलस को हमने बड़ा करके दिखाया है तो ये इस तरह का हमें नजर आता है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं? इसके 2 पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियोलस जो है इसके 2 पार्ट्स हैं और वो जो 2 पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने इसको कलर से शो किया है, यानी कि ये जो है ये 2 कलर्स हैं इसके अंदर और ये जो 2 कलर्स हैं अब हम इनको देख लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं। ये वाला जो पार्ट है ब्लू वाला, ये इसके अंदर वाला पार्ट है और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सेंट्रल फिब्रिलर। ये जो अंदर वाला है इसे हम कहेंगे कि ये सेंट्रल फिब्रिलर पार्ट है और जो इसके बाहर वाला एरिया है, ये जो बाहर वाला एरिया है जिसे यहाँ ब्लू कलर का दिखाया गया है, यहाँ पे ये इसको शो कर रहा है, ये क्या है? ये इसके बाहर मौजूद है और बाहर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेरिफ्री। तो इसे हम कहेंगे कि ये कौन सा रीजन है, ये कौन सा एरिया है? ये है पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया। यानी कि ये जो न्यूक्लियस होता है, सॉरी न्यूक्लियोलस होता है, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक इसका पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया है और एक इसका सेंट्रल फिब्रिलर एरिया है। अब ये जो 2 एरियाज हैं इन दोनों के मुख्तलिफ काम है। सबसे पहले अगर हम पेरिफेरल वाले की बात कर लें कि पेरिफेरल क्या करता है, पेरिफेरल जो है इसके अंदर प्रिकर्सर राइबोसोमल सब यूनिट होते हैं। प्रिकर्सर का मतलब है कि वो चीजें जो राइबोसोम बना रही हैं। तो राइबोसोम की अगर हम देखें कि राइबोसोम किस चीज से मिलकर बना है, तो राइबोसोम जो है वो अपने सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है और अगर हम उन सब यूनिट्स की डायग्राम ले आए कि वो किस तरह से होती है, तो यहाँ पे आप अपने सामने इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये क्या है। ये यहाँ पे दिखाया गया है कि ये राइबोसोम के सब यूनिट हैं। लार्ज ये सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट है और इन्होंने आपस में मिलकर क्या बना दिया है? ये जब मिलते हैं तो ये बना देते हैं कंप्लीट राइबोसोम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने कंप्लीट राइबोसोम बना दिया है। अब ये जो कंप्लीट राइबोसोम बनता है ये हम कहते हैं कि ये इन्होंने क्या बना दिया है? ये इन्होंने बना दी है लार्ज वेट आरएनए, क्योंकि इसका जो वेट है वो ज्यादा होता है। और ये जो लार्ज वेट आरएनए बनती है ये कहाँ पे बनती है? ये इसके अंदर वाले हिस्से में बनती है, यानी कि सेंट्रल फिब्रिलर पार्ट में बनती है। पेरिफेरल में जो है वो प्रिकर्सर मौजूद होंगे और जो सेंट्रल होगी उसमें लार्ज वेट आरएनए बनेगी। अब अगर हम बात कर लें क्रोमोसोम्स की कि क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, तो क्रोमोसोम जो वर्ड है वो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। इसमें जो वर्ड है क्रोमो, इसका मतलब होता है कलर और जो सोम होता है उसका मतलब है बॉडी। तो क्रोमोसोम कहते हैं कलर्ड बॉडी को, यानी कि जब आप इसे स्टेन करेंगे तो ये कलर देगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये न्यूक्लियस दिखाया गया है, न्यूक्लियस का एक पार्ट दिखाया गया है, ये इसके अंदर पोर दिखाए गए हैं। यहाँ पे हम इसको लेबल कर लेते हैं और इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको क्रोमेटिन मटेरियल इसका नजर आ रहा है और ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये कंडेंस होके क्या बना रहा है? ये बना रहा है क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमोसोम है ये कंडेंस कब होते हैं? जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, यानी कि जब सेल ने 1 से 2 होना होता है तब ये कंडेंस होता है और ये क्रोमोसोम बनाता है। और इसके अंदर क्या चीज शामिल होती है? ये किस चीज से मिलकर बना होता है? ये मिलकर बना होता है डीएनए से और प्रोटीन से। और प्रोटीन कौन सी वाली? प्रोटीन जो इसके अंदर होती है वो होती है हिस्टोन प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन और डीएनए है अगर हम इसको देख लें
कि ये किस तरह से मौजूद होती है, तो ये इस डायग्राम में हम अपने सामने देख सकते हैं। ये क्रोमोसोम दिखाया गया है। अब ये जो क्रोमोसोम है इसकी एक साइड पे जो है वो छोटे वाला पार्ट्स है, ये छोटी आर्म्स हैं, और जो छोटी आर्म्स होती हैं उन्हें कहा जाता है पी आर्म्स, और जो बड़ी वाली होती हैं उन्हें कहा जाता है क्यू आर्म्स। और ये जो दोनों आर्म्स हैं यहाँ पे, जो स्मॉल और लार्ज, ये जो है ये पूरी, अगर आप इस साइड को कंबाइन करो, यहाँ पे अगर हम इसे सर्कल कर लें, ये वाला हिस्सा अगर हम कंबाइन कर लें, तो ये क्या है, ये इसकी एक क्रोमेटिड्स कहलाएंगे। और ये जो क्रोमेटिड्स हैं इनके जो बीच में जुड़ना है, ये क्रोमेटिड्स के बीच में एक पॉइंट होता है जिसे कहा जाता है सेंट्रोमियर, यानी कि क्रोमेटिड्स के बीच में जो है ये सेंट्रोमियर मौजूद होता है। और यहाँ पे अगर आप इसको बड़ा करके देखो तो ये आपको दिखाया गया है कि ये डीएनए डबल हेलिक्स है, और इसके अंदर क्या चीज मौजूद है, ये जो है, ये जो थ्रेड लाइक है, ये इसके अंदर डीएनए है, और ये जो पिंक कलर की गोल गोल सी चीजें हैं ये इसके अंदर प्रोटीन है। और ये डीएनए और प्रोटीन मिलके क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, अगर हम इनके नंबर की बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हर एक के अंदर, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ होते हैं। यानी कि अगर हम स्पीशीज की बात करें, सिर्फ इंसानों की बात करें, तो इंसानों के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, इंसानों के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें मुख्तलिफ और स्पीशीज की, तो फ्रॉग के अंदर 26 क्रोमोसोम्स होते हैं। फ्रूट फ्लाई जो है, जो कि ऐसी जो फ्लाई जो कि फ्रूट्स के ऊपर आपको नजर आती है, उसके अंदर 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। प्याज के अंदर यानी कि अनियन के अंदर 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम बात करें आलू की यानी कि पोटैटो की, तो पोटैटो के अंदर क्रोमोसोम्स मुख्तलिफ होते हैं अनियन से, और वो कितने होते हैं, वो होते हैं 48। इसके अलावा अगर हम बात करें गार्डन पी की, गार्डन पी के अंदर क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, गार्डन पी के अंदर 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसका मतलब है कि हर ऑर्गेनिज्म जो है, हर स्पीशी जो है, उसके अंदर क्रोमोसोम मुख्तलिफ होते हैं। और अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों के अंदर जो नॉर्मल बॉडी सेल्स होते हैं, जिनसे इंसान का जिस्म मिलकर बना होता है, उनके अंदर उसके 46 क्रोमोसोम होते हैं। और ये जो 46 क्रोमोसोम है, इसका क्या मतलब है कि ये डिप्लॉइड हैं। और जो बाकी सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स जो बॉडी के अंदर होते हैं, जिन्हें सेक्स सेल्स भी कहा जाता है, जो कि मेल्स के अंदर स्पर्म होता है और फीमेल के अंदर एग होता है, उनके अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं वो रिड्यूस होते हैं। वो कितने होते हैं, वो हेप्लॉइड होते हैं। और जो हेप्लॉइड है उन्हें क्या लिखा जाता है, उन्हें एन लिखा जाता है, और वो कितने होते हैं, वो 23 होते हैं। हेप्लॉइड और डिप्लॉइड जो है, अगर हम क्रोमोसोम्स को देख लें कि वो किस तरह से होते हैं, तो ये इस तरह, ये इनकी डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल बॉडी के सेल्स होंगे उसमें इस तरह के क्रोमोसोम होंगे डिप्लॉइड, और वो 46 होंगे। और जो हेप्लॉइड हैं, जो कि जर्म सेल्स हैं, सेक्स सेल्स हैं, उनके अंदर इस तरह से क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। तो ये हमने स्टडी किया है क्रोमोसोम्स के बारे में और न्यूक्लियोलस के बारे में।